नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ इससे पहले हमारी घटनासार की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उस सीरीज की आपने सारी क्लास कंप्लीट कर ली होगी। प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है, तो प्लेलिस्ट के दौरान आप लोग उसको करते रहिएगा। जिनकी एक बार हो गई है वो दूसरे स्टार्ट कर दे। लेकिन अब आता है हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्या है? आर्थिक घटनाएं। आर्थिक घटनाएं में आपका केंद्रीय बजट भी आएगा, आर्थिक समीक्षा भी आएगी। तो आर्थिक समीक्षा और केंद्रीय बजट की एक हम लोग लास्ट क्लास करेंगे। लेकिन आज जो आर्थिक घटनाएं हैं, अन्य आर्थिक घटनाएं, केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा के अलावा उन घटनाओं को आज हम लोग कर लेंगे कंप्लीट, है ना? तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है वो आप भी हाईलाइट करिएगा, है ना? और हाईलाइट करने से क्या होगा, फालतू के डेटा से आप लोग बच जाओगे। कितना डेटा याद कर रखोगे, इसमें बहुत ज्यादा डेटा और फैक्ट ही दिया हुआ है। तो मैंने छांट छांट के कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप तक दे सकूं। और देखिए, अब 85 दिन ही लगभग बचे हुए हैं। तो आप करंट अफेयर्स को लगातार रिवीजन करते रहिएगा। और ये जो घटनासार हमारी है 6 मंथ की है, इससे 2-3 महीने पहले का और इससे 2-3 महीने बाद का, मतलब लगभग 10 से 11 मंथ का आप लोग करंट अफेयर्स कंप्लीट करके रखिएगा। अगर यूपीपीसीएस का पेपर देखा जाए तो उसमें भी पुरानी करंट अफेयर्स पूछ ली थी हमसे, है ना? तो फिर दिक्कत हो जाती है। लास्ट 6 मंथ के भरोसे या बहाने मत बनाइए कि इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। आपको इस बार कंप्लीट करनी पड़ेगी, कम से कम 10 मंथ का लेकर चलिएगा, है ना? चलिए, आप बहुत ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, हाईलाइट करते चलिएगा साथ साथ, और मैं बोलता चलूंगा, आप लोग सुनते चलिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। एलआईसी दुनिया का तीसरा ब्रांड बन चुका है। क्या बन चुका है? एलआईसी दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। ठीक है भैया, देख लेते हैं। इसका जो स्कोर निकालता है, कौन निकालता है इसका? ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स, बीएसआई इसका स्कोर निकालता है। तो बीएसआई ने अभी 100 में से कितना स्कोर इसको दिया है? 88 दिया हुआ है। ठीक है, तो टॉप पर कौन है, बात कर लेते हैं। तो पोलैंड की पीएसयू कंपनी है। और सेकंड टॉप पर कौन है? अमेरिका की पीएसयू। देख लेते हैं कौन कौन सी है। अमेरिका की नहीं, चाइना की है। पहले पर कौन सी है? पीजे पीजे जेडयू। ठीक, ये पोलैंड की है। और फिर सेकंड पर चाइना लाइफ इंश्योरेंस। और तीसरे पर आ गई है हमारी भारत की एलआईसी। ठीक है, 88.0 स्कोर लेकर। तो इसमें बस इतना ही याद रखना था कि तीसरे नंबर पर वर्ल्ड में आ चुकी है हमारी एलआईसी। ठीक है, फिर सेकंड घटना इसमें दी हुई है कि वर्ष 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान। देखिए, ये अनुमान होते हैं, वैसे तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भैया कुछ पूछ ले तो कम से कम हम लोगों को इतना तो करना ही है कि पढ़ के तो चलना ही है कम से कम, है ना? तो पढ़ते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सरकार द्वारा अभी हाल ही में 10 मार्च को ये जारी किए गए हैं। और कौन करता है इसको? केंद्रीय जो हमारे कृषि मंत्री रहेंगे, वही विकास मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको किया है। जो केंद्रीय कृषि मंत्री रहेगा वही इसको जो है निकालता है। ठीक है, तो इन्होंने ये फसल के जारी किए हैं डेटा। तो देखिए, यहाँ पर आप खरीफ खाद्यान्न देख लीजिएगा, कितना लाख है? 1663.91 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, और रबी का कितना है? टोटल में 1645.27 लाख मीट्रिक टन। तो ये दो डेटा हो गए, इतने याद रखिएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं इसमें गेहूं का। ठीक है, गेहूं का कितना है? 1154.30 लाख मीट्रिक टन। आज आवाज खराब नहीं आ रही है, एक्चुअली मेरा गला खराब है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक, खरीफ तिलहन का यदि पूछा जाए, इसमें से हम लोग वही देख रहे हैं जिनमें हमारा यूपी अग्रणी है ना? सारे डेटा क्यों याद करें? युगनी। तो यूपी में खरीफ का कितना है? 276.36 लाख मीट्रिक टन। ये यूपी में नहीं है, ये तो ऑल ओवर इंडिया का डेटा है। लेकिन जो यूपी में अग्रणी है, जैसे कि गेहूं में, है ना, और खाद्यान्न फसलों में, तो हम लोग उन्हीं के डेटा ज्यादा देख रहे हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा आप एक, यहाँ पर कुछ नहीं, गन्ने खरीफ मूंगफली का देख लीजिएगा, कितना? 104.26 लाख मीट्रिक टन। ठीक, 104.26 लाख मीट्रिक टन। थोड़ा सा बोरियत लगेगी यहाँ पर कि डेटा ही डेटा कितना है, लेकिन आप लोग आप हाईलाइट कर लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे, तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक, गन्ने का कितना है? 4350.79 लाख मीट्रिक टन। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर जो मोटे अनाज होते हैं, पोषक मोटे अनाज, अभी मोटे अनाज की देख सकते हैं, तो ज्यादा अभी बात चल रही है मोटे अनाज को लेकर। भारत सरकार भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ करती रहती है, और पिछले साल हमने उसका पूरा वर्ष ही बनाया है, मोटे अनाज का वर्ष। ठीक, तो इसका उत्पादन है 385.63 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, ये देख लिया। इसी के साथ मोटे अनाज की यदि बात करें तो ये कितना है? 174.65 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, फिर खरीफ फसल का देखें तो खरीफ में कितना है? खरीफ में
रबी और खरीफ दोनों का मिला के मूंगफली का जो उत्पादन होता है वो 104.26 लाख मीट्रिक टन है। और रेपसीड का देखें तो रेपसीड का कितना हो गया, 128.7673 लाख मीट्रिक टन। इतना ही डेटा था इसमें। फिर से एक बार देख लेते हैं डेटा, बार बार देखेंगे। मैंने कहा क्या कहा है, डेटा से भागना नहीं है, कुछ कुछ डेटा देखना है। बाकी देखिए कितनी चीजें दी हुई है, मैंने वैसे ही ज्यादा नहीं इसमें हाईलाइट आपको करवाया है, उतना ही करवाया है जितना हम लोग देखना है। जैसे देखिए खाद्यान्न फसल पे पूछ सकता है वो, तो खाद्यान्न फसल का देख लीजिएगा 1663.91 लाख ठीक मीट्रिक टन हो गया। रबी खाद्यान्न का कितना हो गया, ये खरीफ खाद्यान्न का था, फिर रबी खाद्यान्न का हो गया 1645.27 लाख मीट्रिक टन। उसके बाद गेहूं का कितना हो गया है, 1154.30 लाख मीट्रिक टन। और खरीफ तिलहन का कितना हो गया, 276.38 लाख मीट्रिक टन। इसके बाद यहाँ पर देख लिया हम लोगों ने मोटे अनाज का, मोटे का कितना हो गया, मोटे अनाज से पहले कुछ देखा है क्या, हाँ देखा है यहाँ पर। खरीफ मूंगफली का कितना हो गया, 104 लाख मीट्रिक टन। और गन्ने का कितना हुआ है, 4350.79 लाख मीट्रिक टन। और इसके अलावा देखा है फिर मोटे अनाज का 385.63 लाख मीट्रिक टन। और मोटे अनाज की बात करें रबी में तो 174, ये खरीफ वाला था ऊपर का, और ये नीचे है रबी का, तो 174.65 लाख मीट्रिक टन। उसके बाद खरीफ और रबी दोनों का मूंगफली का एक साथ देख लिया है, 104.26 लाख मीट्रिक टन और 8.87 लाख मीट्रिक टन ठीक। और रेपसीड और सरसों का कितना हो गया, 128.73 लाख मीट्रिक टन। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बाकी छोड़ दीजिएगा, है ना। तो ये टोटल हम लोगों ने देख लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज इसमें है कि आईआरसीटीसी जो है, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी दोनों को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो टोटल रेलवे में कितनी नवरत्न कंपनी बन गई है, 7 बन गई है, ठीक है। ये छठवीं और 7वीं हो गई है। चलिए देख लेते हैं अब। 4 मार्च की घटना है ये, भारत सरकार ने भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम जो आईआरसीटीसी होता है, आप लोगों में से सभी लोग उसका ऐप भी चलाते होंगे, और भारतीय रेलवे वित्त निगम आईआरएफसी को अभी क्या दिया है, नवरत्ना में सार्वजनिक क्षेत्र कम पीएसयू का दर्जा दे दिया गया है, ठीक। तो ये 25वीं और 26वीं नवरत्ना कंपनियां बन गई है। अगर टोटल में देखा जाए इंडिया के लेवल पर तो 25वीं बन गई है और 26वीं। अगर आपसे 25वीं पूछी जाए तो आईआरसीटीसी, और 26वीं यदि पूछी जाए तो फिर आईआरएफसी हो गई है, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत यदि देखा जाए तो इसको निकालता कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, डीपीई बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को नवरत्न का दर्जा देती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नवरत्न का दर्जा कौन देती है, तो डीपीई याद रखना है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। 7 रेलवे के पीएसयू जो बने हुए हैं, सातों के सातों को हम लोगों को नहीं देखना है, अभी जो लेटेस्ट बने वही देखेंगे। एक तो हो गया आईआरसीटीसी और 7वें नंबर का हो गया है यहाँ पर आईआरएफसी। और टोटल में यदि देखा जाए तो 25 और 26 नंबर की, ठीक है। इतना काफी है इसके लिए। फिर यहाँ पर ये सारा छोड़ दीजिएगा, सीधा फिर आ जाइए एक राष्ट्र और एक बंदरगाह पहल का अनावरण। अब देखिए बात करते हैं एक राष्ट्र और एक पहल, जो एक राष्ट्र और एक बंदरगाह पहल है उसका क्या हुआ है। अभी 27 फरवरी की घटना है ये। अब मैं देखूं तो ये जो हमारा ये जो चलता है, मैं इसमें डेट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अब डेट पूछता है और क्या डेट पूछ ले हमें क्या पता। तो भारत में जो समुद्री बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, वैश्विक व्यापार उपस्थिति को मजबूत करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये बनाया गया है। क्योंकि भारत की जो बुनियादी ढांचा है उसको आधुनिकीकरण मिलेगा अगर एक राष्ट्र और एक बंदरगाह की बात हो जाएगी, और वैश्विक व्यापार की उपस्थिति को मजबूती मिलेगी और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। वही चीजें जो कि हम लोग अ, जो पूरे वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट में भी देख चुके हैं, कई चीजों में ऐसे देख चुके हैं। और बंदरगाहों में परिचालन को मानकीकृत, तो यहाँ पर क्या है, बंदरगाहों में परिचालन और मानवीकृत सुव्यवस्थित करने की पहल एक राष्ट्र एक बंदरगाह, वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस का शुभारंभ शामिल है, ठीक है। इसमें इसी में शामिल है। फिर कह सकते हैं अगर इसका मेन उद्देश्य देखा जाए तो क्या है कि दस्तावेजीकरण और प्रक्रियाओं में विसंगतियों को दूर करना है, और जिसके कारण अक्षमताएं, लागत वृद्धि और परिचालन में भी देरी होती है, ठीक है। ये आप हाईलाइट कर लीजिएगा। बाकी फिर क्या है कि जो वित्त वर्ष अभी चल रहा है 2023-24 जो खत्म हुआ है, इसके लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीपीआई बोलते हैं इसको, सागर आकलन का भी शुभारंभ किया गया है, ठीक है। इतनी कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पर फिर कुछ नहीं।
फिर यहाँ है कि अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट के लिए विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रैंक रही है, तो भारत कौन से भी स्थान पर रहा है? भारत रहा है 22वें स्थान पर। ठीक है, पहले 44 पर था, लेकिन अभी अगर आपसे पूछा जाए 2023-24 का, तो 23 और 24 में भारत रहा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 22वें स्थान पर। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि समुद्री विरासत और समुद्री विकास को मनाने के उद्देश्य से मुंबई में 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक आपका समुद्री जो भारतीय समुद्री सप्ताह है, इसको मनाने की घोषणा की गई है। तो आपसे ये पूछ लेगा, डेट भी पूछ सकता है, तो डेट को इसको याद रखिएगा, कितना? 27 से 31 अक्टूबर 2025 में मनाया जाएगा क्या? भारत समुद्री सप्ताह। ठीक, इसको याद रखिएगा और स्टार भी लगा लीजिएगा, पूछ सकता है इस पर, है ना। फिर देश के 10 सर्वाधिक कर्जदार राज्य की अगर हम लोग लिस्ट देखें, तो वो कौन से राज्य हैं, देख लेते हैं। आरबीआई ने फरवरी 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार बताया है कि 2019 में राज्यों का कुल बकाया वो था ना 47.9 लाख करोड़ था, लेकिन अभी 2024 में ये बढ़ गया है। तो 2019 में कितना था? 47.9 लाख करोड़। ठीक, और 19 में कितना हो गया, अभी 24 में कितना हो गया है बढ़ के? 83.3 लाख करोड़। देख रहे हो आप लोग की बढ़ गया है, 2024 तक बढ़ गया है ये। ठीक, फिर यह वृद्धि 74% है, जिसमें सबसे अधिक योगदान बड़े राज्यों का रहा है, जिसमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का है। ये सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं, देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा कर्ज ले रखे हैं। देख लेते हैं, सबसे अधिक कर्ज वाले राज्यों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है। तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, देखिए ये लिखा हुआ है। तो अगर कर्ज की आपसे पूछा जाए कि कर्ज कौन लिए है सबसे ज्यादा, तो कर्ज तुम लिए हो, तुम, है ना, तुम की इसमें ट्रिक बना लीजिएगा आप। तुमसे क्या हो जाएगा? ती से हो जाएगा तमिलनाडु, और यू से उत्तर प्रदेश, और एम से महाराष्ट्र। लेकिन ये याद रखना है कि टी से कौन सा वाला राज्य हो रहा है, नहीं तो टी से तो तेलंगाना भी होता है, लेकिन हमें याद रखना है टी से तमिलनाडु। अब इतना तो आप लोग यार मन लगा ही लोगे कि कौन से राज्य ज्यादा कर्ज ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये रख लीजिएगा। फिर ये एक रखिए, पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सबसे कम 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर इसमें एक पॉइंट दे रहा है ना कि अगर उत्तर प्रदेश का टोटल कर्ज देखा जाए ना 5 सालों का, तो उसने सबसे कम वृद्धि दर्ज की है, और उत्तर प्रदेश में कितनी रही है? ये 35% की। ठीक है, यहीं पर ये पॉइंट खत्म कर दीजिए। और बाकी यहाँ पर फिर एक नई न्यूज दी हुई है कि नाइट फ्रैंक दी द वेल्थ रिपोर्ट 2025। तो नाइट फ्रैंक की जो द वेल्थ रिपोर्ट आती है वो 2025 में, उसमें देख लेते हैं भारत का स्थान क्या रहा है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कब आई, 5 मार्च 2025 को लंदन स्थित वैश्विक संपत्ति परामर्श फर्म नाइट फ्रैंक है। तो देखिए जो लंदन में है ये वैश्विक संपत्ति परामर्श फर्म है। तो ये तो पता चल गया आप लोगों को कि क्या है। तो इसकी एक रिपोर्ट आती है, और ये 19वीं रिपोर्ट आई है, द वेल्थ रिपोर्ट 2025। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वैश्विक धन वितरण होता है ना, उसका विश्लेषण किया जाता है। तो देखिए दिया भी है आपका कि जिसमें वैश्विक धन वितरण का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है चौथा। अब बात कर लेते हैं भैया, भारत अगर चौथे स्थान पर आया है, तो टॉप पर कौन आया है? टॉप पर आया है यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड पर चाइना रहा है, तीसरे पर रहा है जापान, उसके बाद हमारा भारत आया है। ठीक, तो आप लोग भारत का तो लगा ही लीजिएगा, भारत का स्थान आप लोग याद रखिए इसमें, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर कि भारत में संपन्न लोगों की स्थिति जो 2024 में रही है वो क्या रही है, वो देख लेते हैं। देखिए 2028 में भारत के डेटा के अनुसार इसमें कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है 9.4% से बढ़कर 93,753 तक पहुंच सकती है। ठीक, मतलब क्या, भारत में लग्जरी रियल एस्टेट की स्थिति के मामले में दिल्ली टॉप पर है। ठीक है, मतलब भारत में टॉप पर है, और वो भी टोटल में देखा जाए तो ये 18वें स्थान पर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा रियल एस्टेट का लग्जरी काम होता है। ठीक, यही आप एक पॉइंट याद रख लीजिएगा। बाकी भारत का स्थान हम लोगों ने देख लिया है, 4th स्थान पर है हम लोग, है ना। बस ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिए। फिर यहाँ पर नई न्यूज दी हुई है कि संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी मिल गई है, वो देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इसका जो है स्टार्ट हुआ है, इसको मंजूरी दी गई है, किसको? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, आरजीएम को। ठीक, जिससे पशुधन क्षेत्र को वृद्धि में बढ़ावा मिलेगा।
ये लाई इसीलिए गया है, जो गोकुल मिशन है उसमें क्या रहेगा कि जो हमारे कह सकते हैं कि जो लोकल के जो पशु है ना, लोकल की जो ब्रीड है, इनमें सुधार करना है, तो इसको बढ़ाया जाएगा गोकुल मिशन के तहत। ठीक है, जो लोकल की ब्रीड्स होती हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है। 15वें वित्त आयोग जो आया है अभी, इसके दौरान 34,000 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया है। किसके लिए? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए। ठीक, कितना बजट? 34,000 करोड़ का। ठीक है, उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादन को बढ़ाना, आनुवांशिक सुधार करना और किसानों की आय में वृद्धि करना। ठीक है, ये पॉइंट भी यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 वर्षों में दूध का उत्पादन 64.55% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता जो है ना, उपलब्धता 2013 में कितनी थी? 307 ग्राम प्रतिदिन। 2013-14 में आप लोगों को प्रतिदिन का दूध उपलब्धता थी, वो कितनी थी? 307 ग्राम प्रतिदिन। लेकिन अभी बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है? 471 ग्राम प्रतिदिन। तब तो बहुत अच्छी हो गई है, 471 ग्राम प्रतिदिन। तो आप लोग लगभग लगभग आधा लीटर, है ना, 500 ml जो होगा, 500 ml दूध आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब तो आप लोग पहलवान बन जाओगे बहुत अच्छे से, है ना। पढ़ाई पर ध्यान दो, पहले तो दूध पियो और उसके बाद फिर दिन भर पढ़ो। और पशु उत्पादकता जो है वो कितनी बढ़ जाएगी यहाँ पर? 26.34% की इसमें भी वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा कोई सा भी डेटा आपको इसमें नहीं पढ़ना है गोकुल मिशन में। बस अगर पूछेगा तो इतने से पूछ लेगा, और फिर नहीं पूछेगा तो फिर वो कुछ भी नहीं पूछेगा इससे, है ना। फिर चीन में मिला स्वर्ण खदान, स्वर्ण का सबसे बड़ा भंडार। देखिए चीन को अभी मिल गया है, ऐसा कह रहे हैं वो लोग, दावा कर रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिल गया है। तो बताइए आप लोगों को तो स्वर्ण भंडार मिलने के हमेशा सपने आते रहते हैं कि पता नहीं कब मिल जाएगा। नौकरी भी एक स्वर्ण भंडार ही है हमारे लिए तो, है ना। तो अभी आप लोग इसकी तैयारी करते रहिएगा। जिस दिन ये जॉब आपको मिल जाएगी यारू यारू, समीक्षा अधिकारी जब आप बन जाओगे, तो समझ लेना उस दिन आपको भी स्वर्ण भंडार मिल गया है बहुत बड़ा। फिर आप लोग उसका यूज करिए बेहतरीन तरीके से। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। चीन के हुनान प्रांत की पिंगजियांग काउंटी में एक ऐसी सोने की खदान का पता चला है जहां पर 1,000 टन से अधिक सोना निकलने का अनुमान लगाया गया। देखिए 1,000 टन सोना निकलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अब आप लोग चले मत जाना चाइना, है ना, वो आपको नहीं देंगे। हुनान भूविज्ञानिक एकेडमी के अनुसार बताया गया है कि धरती से लगभग 3 किलोमीटर नीचे खोजी गई इस खदान में संभवतः अब तक का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। 3 किलोमीटर नीचे मिला है, नहीं तो आप लोगों को लगे कि वो तो एकदम जाएंगे और उठा के भाग आएंगे हम लोग, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ते रहिएगा, जो हाईलाइट करा रहा हूँ बस वही करते चलिए, और उसमें कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, कहाँ पर? तो चीन के हुआन प्रांत में पिंगजियांग काउंटी। एक तो यहाँ के नाम ऐसे होते हैं ना कि पढ़ने में ही शर्म आ जाए। चलिए देख लेते हैं 2024-25 में देश में बागवानी उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान जो है वो क्या रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक, ये वाला कलर थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसी से पढ़ते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अग्रिम अनुमान 5 फरवरी 2025 को जारी किए हैं। अग्रिम अनुमान में हमें क्या देखना है? बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं देखेंगे, ये सारे डेटा हम लोग नहीं देखेंगे, ना आप लोग देखना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिए 2023-24 में अगर बात करें, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है भारत में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र और उत्पादन की। ठीक, तो 2023-24 में कितना क्षेत्र था? 29.09 मिलियन हेक्टेयर में है ये। ठीक, और कुल उत्पादन की यदि बात करें तो ये कितनी है? 354.76 मिलियन टन। ठीक है, वो 24 में कितना हो गया? 24-25 में 28.84 8 4 तो हो गया है आपका मिलियन हेक्टेयर। और ये कितने उत्पादन किया है इसने? 362.09। ठीक, ये दो डेटा याद रख लीजिएगा यहाँ पर। फिर यहाँ है कि 24 और 25 में देश में फलों का कुल उत्पादन कितना हुआ है? 113.22 मिलियन टन। ठीक, इस अनुमान वाली है ना, तो अनुमानित है ये। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये वृद्धि, जो अनुमान आप लोग लगाओगे तो वो तो वृद्धि का ही लगाओगे ना, हमेशा कम का तो लगाओगे नहीं भाई। आप लोग भी तो अनुमान लगा रहे होंगे अभी कि आर ओ में जीएस में कितना लाना है, हिंदी में कितना लाना है। तो आर ओ में हिंदी में तो ला रहे होगे आप लोग अनुमान से 55+, और वहां पर कर रहे होगे आप लोग 90 के आसपास, है ना, 85+, मतलब 85+ पर सेफ जोन में हो। तो अनुमान हम लोग क्यों कम लाएंगे? हम कितना बोलेंगे कि हम लोग ले आएंगे उसमें 90+ ले आएंगे, और यहाँ पर 55+, 145+ हम लोग जो है नंबर ले आएंगे और आर ओ में सिलेक्ट हो जाएंगे। अनुमान तो ऐसे ही लगाए जाते हैं। तो अनुमान जो होते हैं ना वो पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं सब्जियों का अनुमान कितना लगाया गया है।
214.56 मिलियन, 3.6% की इसमें भी वृद्धि हुई है। प्याज का अनुमान कितना लगाया गया है, इनको आप लोग लगा लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिए और फिर बार बार देखिएगा अपने स्तर पर, ठीक। वैसे ऐसे क्वेश्चन आज तक तो बने नहीं है, लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं, बन जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा लोग कि आपने तो कह दिया था कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बने, ये कहाँ से बन गया, तो मैं पाप का भागीदारी क्यों बनूं, इसलिए आप लोग लगाइएगा, है ना। चलिए प्याज का क्या है, 2024-25 में 28.87 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि बढ़ा है कितना, 19.11%। आलू का भी दर लगा लीजिए, आलू में तो हम लोग वैसे ही टॉप पर हैं, यूपी वाले, है ना। 59.57 मिलियन टन, बढ़ोतरी कितनी दिखाई गई इसमें, 4.40% की, ठीक। टमाटर में 1% की वृद्धि, और फूलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि, इसमें तो फूलों का कुल उत्पादन 35 हजार टन, यानी कि 3,535,000 टन था, जो 2024-25 में बढ़कर कितना हो गया, 3622,000 टन, मतलब 3,622,000 टन। तो ये है डेटा ही डेटा, फैक्ट ही फैक्ट इसमें दिया हुआ है। अब आप लोग इसको अपने स्तर पर एक बार तो देख लीजिएगा, है ना। चलिए फिर दुनिया की सबसे 10 अमीरों की अभी लिस्ट आई है, और उसमें फोर्स की सूची में क्या रहा है वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर हाईलाइट तो मैंने कर रखा है, लेकिन सिर्फ दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची है ये, तो 10 में तो हमारी इंडिया की कोई आएगी नहीं, मैं सोच रहा था एक आध इंडिया की मिल जाती, है ना। आप लोगों में से ही कोई पहुंच जाता सीधा 10वीं सूची में, फिर अगर पहुंच जाते तो पढ़ाई क्यों करते। चलिए देख लेते हैं, पहले नंबर की जो फोर्स महिलाओं में टॉप पर रही है वो वॉलमार्ट, आप लोगों ने कंपनी सुना होगा, ये है उसी से संबंधित एलिस बोल्टन। इनकी संपत्ति कितनी है, डॉलर में है 112.5 अरब, ठीक ठाक संपत्ति है, खर्चा चल जाता होगा, है ना। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा, एलिस बोल्टन। ये अगर कहीं पर पूछा जाए आपसे महिलाओं में, तो एलिस बोल्टन का नाम ले दिया करिएगा कि वो सबसे ज्यादा पैसे वाली है, ठीक। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर जोगी घोपा अंतरदेशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। कहाँ पर है जलमार्ग 2, तो वो तो आप लोगों को दिख रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है ये, है ना। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं पूरे फैक्ट की क्या क्या दे रहा है, ये कहाँ पर ये टर्मिनल बनाया गया है। तो इसमें क्या बताया है इसने कि असम के बोगईगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे जोगी घोपा शहर में विकसित किए गए एक अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का अभी उद्घाटन हुआ है, कब, 18 फरवरी 2025 को। तो देखिए कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, तो वो तो आप लोगों को दिख गया होगा, अब तो दिख ही गया होगा, जो राष्ट्रीय जलमार्ग हमारा 2 है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर विकसित यह टर्मिनल भूटान के गेलेफू से 91 किलोमीटर और बांग्लादेश की सीमा से 108 किलोमीटर तथा गुवाहाटी से 147 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, व्यापार की दृष्टि से भी, और देखा जाए तो कई चीजों में, क्योंकि दो बॉर्डर यहाँ पर लग रहे हैं आसपास ही, ज्यादा दूर नहीं है। अगर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस किसी बॉर्डर से आपकी लग रही है विदेशी सीमा, तो बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं है ना। तो अब आप लोगों को ये वाला हिस्सा समझ में आया नहीं होगा, तो चलिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर जिसको समझ में आ गया बहुत बहुत मतलब समझ लीजिए कि वो इंटेलिजेंट है, और जिसको नहीं आया वो मेरे साथ समझ लीजिएगा, है ना। तो देखिए ये वाला एरिया जो है हमारा हो गया है, ये जो दिख रहा है आपको रेड लाइन दिख रही है, ये आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ का है, ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है। तो ये देखिए आपको दिख रही होगी यहाँ से रिवर दिख रही होगी, ठीक है, ये आ रही है रिवर, ठीक, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये दिया हुआ है हमारा ढोला से सादिया, है ना, ये है डुगरी से सादिया, ये हो गया आपका सादिया, और ये हो गया डुगरी, ठीक। तो ये कह रहा है ये जो टर्मिनल बनाई गई है आपकी जोगी घोपा के पास, जोगी घोपा आपको मिलेगा डुगरी के पास में, ठीक, ये वाला एरिया चेंज कर लेता हूँ, ये वाला है, ठीक। तो यहां से आपको ये भूटान है, ऊपर वाला एरिया ये भूटान है, तो भूटान का जो एक क्षेत्र है गलेफू, वो यहीं पर मिल जाएगा, और यहाँ से देखिए ये भी बहुत ज्यादा सीमा दूर नहीं है, ये भी आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर दिया हुआ है ना डेटा, 108 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा आपको बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ये तो लगा हुआ है पूरा यहाँ पर, ये बांग्लादेश ही तो है, ठीक है, समझ गए होगे अब आप मैप के माध्यम से। और कह रहा है कि गुवाहाटी 147 किलोमीटर है, तो देखिए यहाँ से गुवाहाटी ये दिख रहा है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी थोड़ा सा दूर है, ठीक। तो यही है, यहीं पर बनाया गया है आपका अंतरदेशीय जल टर्मिनल, ठीक। तो कोई पूछेगा तो बेहतरीन तरीके से आप लोग उसको बता दीजिएगा, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट घटना क्या कह रहा है, 2024 में राष्ट्रीय आय का संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान। अब राष्ट्रीय आय के अनुमान हमें यहाँ पर बताने हैं। देखिए
अ, अभी राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय आदि के संबंध में दूसरे अनुमान आए हैं, तो इसको निकालता कौन है? इसको निकालता है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ जिसको हम लोग बोलते हैं, एनएसओ इसको निकालता है। तो अभी हाल ही में 28 फरवरी 2025 को ये जारी किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देख लेते हैं जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी का 2024-25 की तीसरी तिमाही का डेटा देखते हैं सीधा, है ना। तो तीसरी तिमाही का जो डेटा आया है वो कितना आया है? 6.2% की वृद्धि हुई है इसमें, जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये कौन से आंकड़े हैं? आपकी राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े हैं। ठीक, राष्ट्रीय आय आंकड़े में आपसे जीडीपी का तीसरी तिमाही का अगर आंकड़ा पूछा जाएगा तो कितना बताना है? 6.2%। 6.2%। ठीक, बार बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। फिर जीबीए का डेटा अगर तीसरी तिमाही का हम लोग देखेंगे तो कितना आया है? 6.2%। ठीक है, ये भी हो गया। बस ये दो डेटा आपको याद रखना है यहाँ से। फिर तीसरा डेटा यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, है ना। कितना रहा है स्थिर मूल्यों पर? तो ये रहा है 6.5%। और वहीं चालू मूल्यों पर अगर इसको देखा जाए तो कितना रहा है? 9.9%। तो बताइए ज्यादा डेटा हम लोगों ने देखा है? बिल्कुल नहीं, पूरा छोड़ दिया। देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय में अगर आपसे अग्रिम अनुमान की बात करें तो जीडीपी में कितना रहा है? जीडीपी में रहा है 6.2%। ठीक, और वहीं पर जी, और ये कौन सा रहा है 6.2%? तीसरी तिमाही का। ठीक, और जीबीए की आपकी ग्रॉस वैल्यू जो एडिट होता है उसकी तीसरी तिमाही का अग्रिम अनुमान आप कर पूछा जाए तो कितना रहा है? वो रहा है 6.2%। दोनों हो गए। और फिर यहाँ पर हो गया स्थिर मूल्यों पर जीडीपी पूछ ले आपसे तो कितना हो जाएगा? 6.5%। और चालू मूल्यों पर यदि पूछ ले तो 9.9%। ठीक है, बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं है, आराम से आप लोगों को याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के मूल्य स्तर पर देखते हैं, इसका आकलन कर लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति की आय बात चल रही है यहाँ पर, तो देख लेते हैं। 2024-25 के शुद्ध आय यानी कि जो शुद्ध आय वगैरह है, ये मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में आप लोगों को करवा रखा है। अब आप लोगों ने वो क्लास देखी नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं भी देखी तब भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है। ठीक है, तो शुद्ध आय पर जो है वो कितनी इनकम है यहाँ पर? वो है 161.50 लाख करोड़ अनुमानित है ये। ठीक है, और वहीं पर स्थिर मूल्यों पर देखा जाए प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में तो कितनी है? 1,14,705 रहने का एनएसओ का अनुमान है ये। ठीक है, तो इसको समझिएगा, एनएसओ का अनुमान है ये। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग कई बार देख चुके हैं। जैसे स्थिर मूल्यों पर ये बोला है ना कि प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में कितनी है? तो 1,14,705। इसको हम पहले भी देख चुके हैं एक जगह, आप लोग देखिएगा, ध्यान रखे होंगे तो पता होगा कि हाँ भाई पहले भी देख चुके हैं। तो ये रही है 1,14,705, ये एनएसओ का डेटा है। ठीक, फिर 2024 और 25 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में 5.4 की वृद्धि, ऐसा एनएसओ ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। ठीक है, जो एनओ से कह रहा है वो मानते चाहिए, मेरी बात कुछ मत मानिएगा आप लोग, बस मेरी इतनी मानिएगा, जितना हाईलाइट मैंने कर रखा है उतना ही आप लोग करिए, उससे ज्यादा नहीं करिएगा, कम कर लोगे चल जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अगर बात कर ले तो ये कितना रहने का अग्रिम अनुमान लगाया गया 2024-25 में? 187.95 लाख करोड़। ठीक, ये भी एनएसओ का डेटा है। आप देख लेते हैं जीबीए। जीबीए जो मूल कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन, दूसरे अग्रिम आकलन 2024-25 में 171.80 लाख करोड़ रहने का की संभावना है ये। और सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात करें हम लोग तो ये कितनी है 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर, मतलब कह सकते हैं प्रचलित कीमतों पर ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग पहले ऊपर देख चुके हैं। ये था वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, और ये है प्रचलित कीमतों पर पूछे तो 331.03 लाख करोड़। ठीक, इतना है। अब बताइए कितना डेटा हो रहा है ये, तो आप लोग भी पक रहे होंगे और मैं तो भाई। ठीक है देख ही लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय 2024-25 की यदि बात की जाए, अभी हम लोगों ने देखी थी कब की? देखिए प्रति व्यक्ति आय अभी जो हम लोग देख रहे थे वो बात कर रहे थे, वो कर रहे थे 24 और 25 की एनएसओ के तहत। ठीक है ना, तो अब ये क्या है? ये प्रचलित मूल्यों पर है। ठीक है, वो प्रचलित मूल्यों पर नहीं थी। प्रति व्यक्ति आय 2024-25 की 2,05,579 रहने का एनएसओ का अग्रिम अनुमान है। ठीक है, इतना डेटा काफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2023-24 में अगर बात करें तो कितनी थी? 1,88,892। ठीक है ना, देखिए अब देख लेते हैं जीबीओ में तीनों उत्पादन क्षेत्रों का योगदान कितना कितना रहा है, ये आपसे पूछेगा।
तो प्राथमिक क्षेत्र का बता दीजिएगा। 23-24 का कितना रहा है? 19.7। द्वितीय क्षेत्र का 25.9 और तृतीय क्षेत्र का रहा है 54.4। ठीक है। और प्रचलित मूल्यों पर कुल जीबीए कितना रहा है? 274.1। ठीक। जीबीए में वृद्धि स्थिति स्थिर मूल्य पर पूछी जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.7, द्वितीय क्षेत्र में 11.4, तृतीय क्षेत्र में 9.0। ठीक है। कुल जीबीए पे पूछा जाए तो 8.6 और जीबीए लाख रुपए में यदि पूछा जाए तो 161.5। तो इसमें से देखिए मैं बता देता हूँ, हटा ही देता हूँ, ये काय के लिए डेटा ज्यादा पूछ जाएगा। ये 2-3 डेटा हटा दीजिए। ठीक। बस प्राथमिक क्षेत्र का याद रखिए, द्वितीय तृतीय दोनों का रख लीजिए। तो अगर जीबीए में ये पूछा जाए आपसे कि प्रचलित मूल्यों पर जीबीए में तीनों उत्पादनों का योगदान कितना रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र में 19.7%, द्वितीय क्षेत्र में कितना रहा है? 25.9% और तृतीय क्षेत्र में कितना रहा है? ये रहा है 54.4%। ठीक है। और अगर तीनों उत्पादकों क्षेत्र में पूछा जाए तो है स्थिर मूल्यों पर। वो था कौन से मूल्यों पर? प्रचलित मूल्यों पर। ये स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र 2.9, द्वितीय क्षेत्र 11.4 और तृतीय क्षेत्र 9.0। हो गया ना धुआं धुआं सब पॉइंट इधर उधर हो रहे हैं। चलिए, तो अब हो गया ये डेटा वाला मामला खत्म। अब हम लोग को सिर्फ पढ़ने वाली चीजें हैं तो वो देख लेते हैं। जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना शिलान्यास अभी हुआ है। ठीक। कब किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है 25 दिसंबर 2024 को। 25 दिसंबर को क्या होता है? सुशासन दिवस होता है ना। सुशासन दिवस के ही दिन मान लीजिए इसको जो है मंजूरी दी गई है और खजुराहो के एक कार्यक्रम में ये शिलान्यास किया गया है। ठीक है। इस परियोजना के तहत क्या होता है ये हम लोगों को भी पता है, आप लोगों को भी पता है। इसमें केन नदी जो है आपकी वो और बेतवा नदी जो है उन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा और उस पर मध्य प्रदेश के दाऊधन में बांध का निर्माण, लोअर और परियोजना कोठा बैराज बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना, ऐसी परियोजना लाकर इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है। फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में इससे क्या फायदा हो जाएगा? पानी की कमी वाले 9.08 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा बढ़ जाएगी, है ना। अभी उस क्षेत्र में काफी क्षेत्र वहां पर सूखा पड़ा हुआ है। तो जो महोबा बांदा ये वाला एरिया है ये सारा का सारा सिंचित हो जाएगा। ठीक है। अब यहीं पर देखिए दिया हुआ है कि इस परियोजना से 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। तो ये डेटा हो गया। ये जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी डेटा काम आ जाएगा, जो फ्री दे रहे हैं उनके लिए तो है ही, है ना। और लागत इसमें कितनी आएगी? 44,605 करोड़ रुपए की। ठीक है। मध्य प्रदेश के 10 जिले इससे लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश के आप लोगों को याद रखना है, जिस पर स्टार लगाइए। मध्य प्रदेश का तो ठीक है, हमसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश का पूछ सकता है तो कौन सा हो जाएगा? महोबा, झांसी और बांदा। तो मैं आपको लोकेशन पूरी दिखा दूंगा, समझा दूंगा। ये आप लोगों ने देख ली पूरी लिंक बेतवा परियोजना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग मैप के थ्रू। मैप में आप लोग बहुत अच्छे से समझिए इसको। देखिए मैप आपको जूम करके दे देता हूँ एकदम से। अब तो आप समझ गए होंगे ये मैप किसका है। ये है यूपी का मैप। ठीक। कुछ कलर लेते हैं अलग सा तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये वाला मैप जो है ये है यूपी का मैप। ठीक है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा यूपी की सीमा प्रॉपर, है ना। ये हो गया यूपी का मैप और ये हो गया आपका एमपी का मैप, नीचे ही लगा हुआ है। एमपी का मैप हो गया ये। ठीक। यूपी हो गया ये और ये हो गया एमपी। अब आपको देखते हैं बेतवा दिखाते हैं सबसे पहले। तो बेतवा नदी जो है ना वो रेड कलर से दिखा देते हैं। अब देखिए ये जा रही है बेतवा रिवर आपकी, ये यहाँ पर झांसी से एंट्री करती है और ये जाकर यमुना रिवर में मिल जाती है। ये आ रही है देखिए यहाँ से यमुना रिवर। ठीक है ना, ये यमुना है, दिख गई होगी आपको यमुना रिवर। यमुना में बेतवा रिवर मिल जाती है। फिर यहाँ ये जो रिवर है ये है आपकी केन रिवर। ठीक। ये हो गई केन रिवर। अब ये केन और बेतवा को ये जो ग्रीन वाली जो लाइन है ना, ये ग्रीन वाली लाइन ये जोड़ रही है बेतवा और केन की लिंक परियोजना। अब देख गया। तो अब जो यूपी डीप में पड़ा होगा उसको पता होगा ये तो ललितपुर है। ठीक है, नीचे वाला एरिया ये झांसी है, ये वाला इलाका है ना। ये झांसी हो गया डिस्ट्रिक्ट, उससे लगा हुआ है यहाँ पर आपको महोबा मिलेगा, ये बांदा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बांदा के पास में जाके ये वैसे भी मिल जाती है, तो ये वाला एरिया जो है पूरा सिंचित हो जाएगा इस वाली से। ठीक। अब आप लोग समझ गए होंगे बेहतर तरीके से मैपिंग के माध्यम से। चलिए अब देख लेते हैं। ये आ गए हैं आपके यहाँ पर अप्रैल से दिसंबर 2024 में भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े। ठीक है। विदेशी व्यापार में आप लोगों को कुछ नहीं देखना है, सीधा हम लोग देखेंगे निर्यात कितना हुआ 2024-25 में 321.71। ठीक। अरब डॉलर में दिया हुआ है ये। आयात कितना हुआ है 532.48 अरब डॉलर।
और व्यापार शेष कितना, घाटा कितने का लग गया है, 210.77 अरब डॉलर का। देखिए घाटे पे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यापार घाटा भी अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान 210.77 अरब डॉलर रहा है। तो ये डेटा आप लोग याद रख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखिए, नहीं तो फिर सारा डेटा इधर उधर गड़बड़ा जाएगा, है ना। अब देखिए ये 2024 के दौरान नवीकरणीय विद्युत संस्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है, ये देख लीजिएगा। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। अगर आपसे लक्ष्य पूछा जाए कि नवीकरणीय जो विद्युत ऊर्जा रहेगी उसका लक्ष्य कितना रखा गया है 2030 तक, तो 2030 तक रखा है 500 गीगावाट का, ठीक है ना। ये एक डेटा हो गया हमसे जो कि पूछा जा सकता है। अब इसको देखा जाए तो जारी कौन करता है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 15.84% की वृद्धि 2024 के दौरान हुई है अभी हाल ही में, और ये अभी बढ़कर दिसंबर 2024 के अंत में कितनी हो गई है, 209.44 गीगावाट हो गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और देख लीजिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 28.64 गीगावाट यानी कि 15.84% की वृद्धि हुई है 2024 में, ठीक है। अगर आपसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि पूछा जाए 2024 का, तो आपको कितना बताना है, 15.84%। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन क्या कर सकते, पढ़ना तो है ही, नहीं तो आप लोग ही कहोगे पूरा छुड़वा दिया है ना, कुछ नहीं पढ़ाया। 2024 के दौरान 24.54 गीगावाट क्षमता की वृद्धि सौर ऊर्जा के मामले में हुई है। सौर ऊर्जा की आपसे पूछ सकता है, देखिए ये अच्छे डेटा दिए हुए हैं, देखा जाए तो इतना भागना भी नहीं है डेटा से, अगर कुछ डेटा अच्छे हैं तो उसको पढ़ना भी है। जैसे सौर ऊर्जा का डेटा अभी जो मेंस लिख रहे हैं वो ये डेटा उठा सकते हैं अभी करंट वाले, है ना, और मेंस में इनको यूज कर सकते हैं। जैसे 2024 के दौरान 24.54 गीगावाट क्षमता की वृद्धि सौर ऊर्जा के मामले में हुई, तो सौर ऊर्जा के मामले में हम लोग ये डेटा डाल सकते हैं, है ना। वहीं देखिए इस प्रकार अगर देखा जाए 33.47% की वृद्धि सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में दर्ज की गई। वो छोड़िए, आप देखिए ये पवन ऊर्जा की बात यदि की जाए तो 2024 के अंत में 48.16 गीगावाट हो गई है। अगर वृद्धि पूछे आपसे तो कितनी हुई है, टोटल वृद्धि पिछले पिछले साल की अकॉर्डिंग अगर हम लोग तुलना करेंगे तो 7.64% की वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर जैव ऊर्जा की बात यदि की जाए तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 0.70% की वृद्धि हुई है। और देखा जाए तो इसमें 2024 के दौरान कितनी हो गई है हमारी जैव ऊर्जा, 11.35 गीगावाट हो गई है, ठीक। लघु पन विद्युत परियोजना की बात की जाए तो ये हो गई है 5.10 गीगावाट, 2.20 की इसमें भी वृद्धि हुई है। तो ये थे हमारे डेटा। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका, कि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा भगा भगा के कर दिया है। तो इसमें देखिए ये जो अगर पूछा जाए आपसे कि सौर ऊर्जा के दौरान कितना गीगावाट की क्षमता को हम लोग वृद्धि की गई है, तो ये की गई है 24.54 गीगावाट की, ठीक। पवन ऊर्जा में बात करें तो ये कितनी हुई है, 48.16, ठीक है, 48.16। जैव ऊर्जा की बात की जाए तो 11.35, और लघु पन विद्युत योजना की बात की जाए तो 5.10, ठीक, 5.10, ठीक है ना। इतने डेटा इसमें हो गए। फिर विदेशी ऋण पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट, ये आई है विदेशी ऋण पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट। तो वित्त मंत्रालय की जो नवीनतम रिपोर्ट आई है सितंबर 2024 में, तो इसमें कहा गया है कि कुल बाह्य ऋण जो है ना वो कितना हो गया है भारत पर कुल बाह्य ऋण हो गया है 711.8 अरब डॉलर का, ठीक है ना। जो 3 माह पूर्व जून 2024 के अंत में कितना था, 668.9 अरब डॉलर। तो अभी कितना हो गया, अभी का याद रख लीजिएगा आप लोग, 711.8 क्या, अरब डॉलर, ठीक है ना। दोनों चीज याद रहेगी, ठीक है, हो गया ये। बस इतना ही डेटा याद रखिएगा और इसमें कुछ नहीं। यहाँ पर भी देखिए दे रखा है, वही फैक्ट है जो वहां पर बोला है, कुल बाहर ऋण कितना है, 711.8 अरब डॉलर। अब फिर आती है यहाँ पर एक विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट। तो ये जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट आएगी इसमें भारत का स्थान कौन सा रहेगा, ये हमसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले रिपोर्ट में क्या पूछता है कि इसमें निकालता कौन है, तो ये रिपोर्ट जो है ना विश्व बैंक निकालता है इसको, है ना। तो विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित करते हुए अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में अगर देखा जाए तो 22वां
और समग्र रूप से यदि देखा जाए तो 38वां। ठीक है, दोनों पर ध्यान देना, फोकस करना। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन सा स्थान आया है भारत का, तब तो आया है 22वां, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि समग्र रूप से लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा स्थान आया है भारत का, तब क्या करोगे, 38वां, है ना। दो फैक्ट थे, दोनों के दोनों देख लिए। इसका शीर्षक यदि आपसे पूछ लिया जाए इस बार का 2023 का, ये 2023 का है, याद रखना, 2025 नहीं, 2023 का, है ना। 2023 का अगर आपसे शीर्षक पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, कनेक्टिंग टू कॉम्पीट। ठीक, इतना ही याद रखिएगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये याद रख लीजिएगा। क्या दिए हुए हैं कि मैरीटाइम अमृत काल मिशन जो विजन है, ये 2047 के तहत लॉजिस्टिक में दीर्घकालिक सुधारों की योजना बना रहा है, जिसमें शामिल है बंदरगाह क्षमता विस्तार, सस्टेनेबिलिटी उपाय, जहाज निर्माण को बढ़ावा आदि। ठीक है, अब शीर्ष स्थान पर यदि पूछा जाए, शीर्ष स्थान पर भी तो पूछ लेता है ना, भारत का स्थान तो हमने दो जगह देख लिया, दो तरीके से देख लिया, है ना, समग्र में भी और किसमें, समग्र के अलावा जो ये है अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22 और 38। ठीक है, तो अब यहाँ पर शीर्ष स्थान देखा जाए तो शीर्ष स्थान आया है सिंगापुर का, है ना, और लास्ट किसका आया है, लीबिया का। बस इतने से ज्यादा पॉइंट आपको नहीं देखना है। फिर नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 अभी लॉन्च हुआ है, तो जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है इसको देख लेते हैं, इसमें क्या डेटा दिया हुआ है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में दिया हुआ है श्री BBR सुब्रमण्यम, इसके सीईओ नीति आयोग के, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी व अन्य सदस्यों की उपस्थिति में नीति आयोग रिपोर्ट वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक का उद्घाटन अंक लॉन्च किया है। ठीक है ना, तो इतने लोग थे, सब लोग, और सब लोगों के नाम यहाँ पर दे दिए, जैसे कि दैनिक जागरण की न्यूज चल रही हो, है ना। तो ये सारे नाम आपको याद होंगे कि कौन कौन है, ये कौन सीईओ है, कौन इसकी उपाध्यक्ष है सुमन मेरी, और कौन अभी वित्त आयोग के 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वहां पर थे उपस्थित और इन्होंने ही रिपोर्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया, 67.8 की संचय समग्र अंक के साथ उड़ीसा टॉप पर आया है। तो अंक मत याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि टॉप पर कौन आया है, और फिर सेकंड टॉप पर कौन आया, छत्तीसगढ़, और फिर आया है गोवा। ठीक, तीनों के तीनों को याद रख लीजिएगा। सबसे टॉप पर उड़ीसा, देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको देख लेंगे। सबसे टॉप पर कौन सा आया, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा। ओके, ये हम लोगों ने तीनों स्टेट देख लिए। फिर सूचकांक में उनके प्रदर्शन क्या रहे, अग्रणी राज्यों में यदि पूछा जाए तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, है ना, और खराब प्रदर्शन में यदि पूछा जाए तो पंजाब और केरल। ये आप लोग याद रखिएगा, अगर खराब प्रदर्शन ही पूछ लिया जाए नीति आयोग के तहत तो कौन कौन से रहे, पंजाब और केरल। ना तो पंजाब में भाजपा की गवर्नमेंट है और ना केरल में, तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे भी दिमाग लगा लीजिए करिएगा, है ना। टॉप अचीवर्स की स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा, ओडिशा। ठीक है, फिर सेकंड पर छत्तीसगढ़, थर्ड पर गोवा। फ्रंट रनर स्टेट में पूछा जाए तो महाराष्ट्र टॉप पर, सेकंड टॉप पर हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, परफॉर्म स्टेट परफॉर्मर स्टेट अगर पूछा जाए तो फिर कौन सा है, तमिलनाडु, और एस्पिरेशनल स्टेट यदि पूछा जाए तो ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इससे ज्यादा डेटा कुछ नहीं। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन कंबाइंड पाइप्स विकसित कर ली है। ठीक है, कंप्लाइंट पार्क। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या है। ये ये क्या है, ये 100% गैसीय हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप्स विकसित की है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा की और संक्रमण के महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा जो है ना, उसके संक्रमण में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं इससे, किससे, हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप से। ठीक, अगर देखा जाए नए विकसित एपीआई X65 पाइप्स जिन्हें टाटा स्टील के खोपोली कलिंग नगर संयंत्र में निर्मित किया गया है। खोपोली कलिंग नगर संयंत्र यंत्र आपको कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा उड़ीसा में, है ना। उड़ीसा के भी कहां पर, जाज नगर जहां पर है ना, वहां पर मिलेगा आपको। तो उड़ीसा में ये मिलेगा आपको खोपोली कलिंग नगर संयंत्र, यहाँ पर निर्मित स्टील से तैयार किया गया है। ठीक है भैया, बस इतनी डेटा आपको उसमें याद रखना था, ज्यादा कुछ है ही नहीं। आधी चीजें तो यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लाइंस विकसित की, तो आपसे न्यूज कैसे पूछा जाएगा कि किसने भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप्स विकसित की, तो टाटा स्टील। यहीं पर हेडलाइन से ही आपका हो जाता। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो पूछ लेगा कि कहां पर की। ठीक है ना, तो उड़ीसा के
खोपोली कलिंग नगर संयंत्र में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी हो गया है ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, तो ये अनुदान 19 फरवरी 2024-25 को जारी किया है, जिसमें बिहार, हरियाणा और सिक्किम, ये ग्रामीण स्थानीय निकायों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। ठीक है ना, क्या होता है, ग्रामीण निकायों को सहायता दी जाती है किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, तो वो अभी दी गई है बिहार को, हरियाणा को और सिक्किम को। ठीक है, उद्देश्य क्या रहता है इनका, इसका करेंगे क्या वो, तो वो करेंगे पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाएंगे, स्थानीय प्रशासन को बेहतर बनाएंगे और क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, तो बिहार को कितना मिला है अभी, इसमें बिहार को मिला है 821.802 करोड़ रुपए और हरियाणा को मिला है 202 करोड़ ये डेटा याद नहीं रखिएगा, 202 करोड़ और सिक्किम को मिला है इतना। आप लोग ऐसे याद रखिएगा किसको सबसे ज्यादा मिला है, नंबर 1 पर बिहार, दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पर सिक्किम। ठीक है, बस डेटा मत याद रखिएगा। अब अपशिष्ट अनुदान जो है वो आप लोग जानते होंगे और विशिष्ट अनुदान जो है इसको भी आप लोग जानते होंगे, तो इसको मैं जो पीडीएफ दूंगा उसमें हाईलाइट है, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर, है ना। अब विश्व आर्थिक मंच की बात कर लेते हैं और औद्योगिक क्लस्टर पहल में भारत के अभी 5 क्लस्टर शामिल हुए हैं, तो कौन कौन से ये क्लस्टर शामिल हुए हैं ये आपसे पूछ सकता है। जनवरी 2025 में भारत के 5 क्लस्टर 16 देशों के 33 औद्योगिक क्लस्टरों में शामिल हुए हैं। देखिए जो 16 देश हैं उनके 33 टोटल अभी तक क्लस्टर हुए हैं, उनमें भारत के 5 क्लस्टर शामिल हो गए हैं, तो ये एक अच्छी घटना है ना। तो भारत के कौन कौन से हैं वो, गोपालपुर औद्योगिक पार्क आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा क्लस्टर केरल में, ग्रीन हाइड्रोजन वैली और गुजरात का मुंद्रा क्लस्टर और मुंबई में ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर। ठीक है ना, याद होगा ये, मुंबई का ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, गुजरात में मुंद्रा क्लस्टर और केरल में ग्रीन हाइड्रोजन वैली और गोपालपुर औद्योगिक पार्क आंध्र प्रदेश और काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश। ठीक, ये हो गए आपके 5 के 5 क्लस्टर, तो इससे ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखा। इस पहल में 16 देशों में 5 महाद्वीपों के 33 क्लस्टर शामिल हैं, जो कि हम लोगों ने सबसे ऊपर ही देख लिया है ना। तो ये थोड़ा सा स्टार लगा के रखिएगा इस वाली न्यूज पर। फिर राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी मिल गई है अभी। ठीक है, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन सीएमएम 19 जनवरी 2025 को इसको मंजूरी प्राप्त हुई है। कितना पैसा इसको दिया गया, 16,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है अभी हाल ही में, है ना। इस पहल में होगा क्या, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। उन खनिजों को महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई है जो प्रमुख तकनीकों और रक्षा उत्पादक के लिए आवश्यक है ना। तो फिर तो ये अच्छी है, मतलब ऐसे खनिजों को इसमें पूरा करने की बात कही जाएगी जो कि तकनीकी और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये 6 वर्ग में होगा और 7 वर्षों में कितना रुपया इसको मिला, 34,300 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, आवश्यक खनिजों के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, आयात पर निर्भरता कम करनी है, मतलब मंगवाएंगे नहीं, बहुत ज्यादा आयात हो रहा है इन चीजों का, और भारत की संसाधन सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें स्थलीय और अपतटीय दोनों प्रकार की खनन गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है ना, इतना डेटा ही है इसमें। बाकी ये पॉइंट अगर देखते हैं इस मिशन के उद्देश्य, तो ये मेंस के पर्पज से ठीक है और ये भी मेंस के पर्पज से ठीक है, तो हम लोग अभी इसको पीटी के पर्पज से देख रहे हैं, तो इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे, है ना। अब नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर दी हुई है, एमएसएमई के म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत हो चुकी है अभी, एमएसएमई का है ये। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो एमएसएमई के हैं उन्होंने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू कर दिया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये घोषित किया गया है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए तक का जमानत मुफ्त ऋण इसको मिल सकेगा। ठीक है, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों को 100 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधाओं के लिए 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना, देख लिया आप लोगों ने, और बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च की है अभी हाल ही में। तो एलआईसी ने अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए ये सुविधा अभी ऑनलाइन सेवा चालू की है, क्योंकि उसके जो एजेंट है उनको सुविधा मिल सके। ठीक है, ये एक उसकी कह सकते हैं कि डिजिटल पहल है, उसको शुरू किया गया है। ठीक है ना, उद्देश्य क्या है इसका, 2047 तक सबके लिए बीमा के अ, दीर्घकालिक दृष्टिकोण को साकार बनाना है। ठीक है ना, तो उद्देश्य भी याद रखिएगा इसका, दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ये बीमा के लिए उद्देश्य को इसको बढ़ावा देंगे। ठीक है ना, भारत की जीडीपी में
10 वर्षों में 105% वृद्धि हुई है, ये आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आईएमएफ के आंकड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2015 से 2025 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में बढ़ने की गति कितनी हो गई है, 105% हो गई है। बस बाकी कुछ याद नहीं रखिएगा। टॉप पर कौन है इसमें, प्रमुख देशों की जीडीपी यदि दिखा रहा है तो टॉप पर हो गया है अमेरिका, सेकंड टॉप पर चाइना, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर हमारा भारत। ठीक है ना, तो ये जीडीपी में याद रखिएगा, हम लोग 4th नंबर पर है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आई है 2025 की, इसमें अरबपतियों की लिस्ट आती है। तो देखिए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो अभी आई है, भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी हो गई है, इसमें 284 हो गई है। और भारत ने प्रत्येक अरबपति की औसत संपत्ति के मामले में अभी किसको पीछे छोड़ दिया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो एक ये न्यूज याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए चीन के शहर संघाई में, चीन का शहर है जो संघाई, सुना ही होगा आप लोगों ने नाम, संघाई ने मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। ठीक है ना, संघाई ने पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पर कुछ दिया है, भारत में कुल 98 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ अरबपति 271 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 284, पहले ही देख लिया है। और न्यूयॉर्क 129 अरबपतियों के साथ दुनिया की मिलेनियर कैपिटल्स है। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक साथ ज्यादा अमीर रह रहे हैं, है ना। अब देखिए गौतम अडानी का नाम देख लेते हैं। तो ये कौन रहे हैं, गौतम अडानी, ये भारत के सबसे अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति रहे हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि ये तो कई रिच लिस्ट आती हैं, तो ये हुरून ग्लोबल की है। और रोशनी नडार महिलाओं में सबसे अमीर भारतीय महिला रही हैं। शशांक कुमार और हर्षिल माथुर ये सबसे युवा भारतीय अरबपति बने हैं, है ना। तो यही 3 नाम याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर देखें विश्व के 10 अरबपति में से, तो टॉप पर कौन है, एलन मस्क टेस्ला के, और जेफ बेजोस सेकंड नंबर पे है अमेजोन के। ठीक है ना, ये दोनों ही टॉप पर, कभी वो हो जाते कभी वो हो जाए, लेकिन अभी देखिए काफी गैप हो गया है अब, है ना। तो एलन मस्क है टॉप पर टेस्ला के। फिर दिया हुआ है जेएसडब्ल्यू दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। तो जेएसडब्ल्यू कौन है, सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली जेएसडब्ल्यू स्टील ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया की सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। और अमेरिका की न्यूकॉर को इसने अभी पीछे छोड़ा है। तो देखिए टॉप पर कौन आ गया है, जेएसडब्ल्यू भारत, 30 प्लस से ज्यादा बाजार पूंजीकरण अरब डॉलर में इसने किए हैं। और न्यू कोर कॉर्प ने कितने किए हैं, 29.92। तो माइनर डिफरेंस से आगे निकली है, लेकिन निकली है ना, इतना ही याद रखना है। फिर नेक्स्ट, स्वदेश में पैसे भेजने के मामले में भारत ने खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है। स्वदेश में जो पैसे भेजने का मामला है, वहां से जो हो रहा है ना, कि भारत ने खाड़ी देशों को भी पीछे भेज दिया है। तो ये रिपोर्ट किसने निकाली, आरबीआई ने। तो आरबीआई ने कहा है कि जिसमें आरबीआई में भारत में आने वाले प्रेषणों यानी कि रेमिटेंस, मतलब विदेश से जो पैसा आएगा ना, उसकी बात हो रही है। स्रोतों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को स्पष्ट किया है, जिसमें अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, पहले नंबर पर अमेरिका हो गया है, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम हो गया है। ठीक है, यूएसए, उसके बाद यूके, खाड़ी देशों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष योगदानकर्ता बन गए हैं। भारत कितने नंबर पर आ गया है इसमें, तीसरे नंबर पे इंडिया आ गया है। ठीक है ना, तो यही डेटा दिया हुआ है। इसमें क्या करना होता है, भारत के प्रेषणों की बदलती गतिशीलता, भारत के प्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर से के प्राप्त अंतर्दृष्टि के अनुसार अमेरिका यूके से प्रेषण एफ वाई, मतलब फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है ये आपका 24, इसमें बढ़कर कुल प्रवाह कितना हो गया है, 40% हो गए हैं। जबकि फाइनेंशियल ईयर 17 में कितना था, ये 26% था। तो अभी 24 वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना हो गया, ये 40% हो गया है। यही डेटा याद रखिएगा। ठीक, बाकी और यहाँ पर कुछ नहीं। और राज्यवार प्रेषण की बात यदि करें वितरण की, तो टॉप पर रहा है महाराष्ट्र, फिर केरला, फिर तमिलनाडु। ठीक, फिर देख लीजिए यहाँ पर एक डेटा दे रहा है कि मिजोरम से सिंगापुर को पहली बार एंथुरियम फूलों का निर्यात हुआ है। मिजोरम से सिंगापुर के लिए हुआ है। तो ये आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से स्टेट से सिंगापुर को पहली बार फूलों का निर्यात हुआ है, या फिर फूल का नाम दे देगा आपको एंथुरियम फूलों का निर्यात। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है एपीडा, उसने मिजोरम से सिंगापुर की पहली बार एंथुरियम फूलों के निर्यात को फरवरी 2025 में सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाया है। ठीक है, अब एक और लास्ट न्यूज आज की बची हुई है
यहाँ पर कि गरीबी, समृद्धि और ग्रह बहु संकट से बाहर निकलने के रास्ते देख लेते हैं। विश्व बैंक द्वारा बहु गरीबी, समृद्धि, पृथ्वी बहु संकट से बाहर निकलने के रास्ते नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि आज भी दुनिया की 44% आबादी प्रतिदिन 576 रुपए से कम पर जीवन यापन करती है। तो जो 576 रुपए से कम जीवन यापन कर रही है वर्ल्ड की सारी जनसंख्या को यदि जोड़ा जाए तो उसमें कितने प्रतिशत ऐसी आबादी है? उसमें हम लोग भी हैं, 44% आबादी ऐसी है ना। और वैश्विक आबादी का 8.5% या 70 करोड़ लोग आज भी 181 रुपए से कम पर जीवन यापन करते हैं। ले उसमें से फिर और ये देख लिया है कि 8.5% लोग जो है ना 44% में से, उसमें से 8.5% लोग ऐसे हैं जो आज भी 181 रुपए से कम प्रतिदिन के हिसाब से कम उसमें जीवन यापन कर रहे हैं। और 2030 में यह 7.3% आबादी अत्यधिक गरीबी में रह रही होगी। तो 2030 तक का उन्होंने डेटा दे दिया होगा कि 2030 तक ये 7.3 हो जाएगा, जो अभी 8.5 है ना। अब देखिए भारत में 2030 में चरम गरीबी दर शून्य करने पर भी इस अवधि में दुनिया भर में अत्यधिक गरीब दर केवल 7.31% से गिरकर 6.72% ही रह जाएगी, जो अभी भी 3% के लक्ष्य से काफी ऊपर है। तो भारत का जो लक्ष्य है ना वो 3% का रखा गया है, ठीक, 3% के लक्ष्य से। तो अभी ये कितनी दी हुई है? 6.72%, जो कि 3% के लक्ष्य से अभी काफी ऊपर है देखा जाए तो, है ना। तो उसको 3% से देखा जाए 6.7, मतलब डबल से भी अभी ज्यादा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 12.9 करोड़ भारतीय वर्ष 2024 में अत्यधिक गरीब में जीवन बसर कर रहे हैं। अभी भी 12.9 करोड़ भारतीय जो है ना, जो अत्यधिक गरीबी में अभी भी बसर कर रहे हैं। इन भारतीयों की प्रतिदिन की आमदनी 181 रुपए है। आमदनी 181 रुपए है, तो खर्च तो कितना ही होगा, है ना। 1990 में यह संख्या कितनी थी? 43.1 करोड़ थी। और अभी बहुत ज्यादा, ठीक है, काफी बदलाव हुए हैं और इसको आगे चेंजिंग भारत सरकार हमारी कर रही है। तो ये हो गया हमारे आज के सारे डेटा, जिनमें आपका सर दर्द हो गया होगा, है ना। तो सर दर्द ना करके इनको बार बार देखना है। और बजट और आर्थिक समीक्षा की एक क्लास हो आएगी तो आपको पूरा मामला जो है करंट अफेयर का समाप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर आज यहाँ पर ही इसको समाप्त कर देते हैं। और फिर जो बजट की क्लास है वो जल्द ही, या तो कल ही या फिर एक दिन रुक कर, क्योंकि उसमें थोड़े से अपडेट करने हैं और अपडेट करके वो सारी की सारी क्लास आपको करवा दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।